मेंटेन की। Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel. In today's session, we are going to discuss chapter for geography, that is resource and development. In my previous video, I have discussed with you the land use pattern in our country. Now we are going through with land degradation. Now degradation का meaning क्या होता है आप सबको बहुत अच्छी तरह पता है। जब land की usable capacity कम होने लग जाए, यानी land किस पर्पज से, हम जब एग्रीकल्चर लैंड की बात करते हैं या हम जनरली लैंड की बात करते हैं, दिमाग में सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर यानी कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन को ध्यान में रखते हुए जब हम लैंड को यूज कर रहे हैं और वो लैंड यूज में आते आते डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई, मींस उसकी फर्टिलिटी कम हो गई, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई और उसकी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स हैज बीन डिक्लाइन, इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। और ऐसा कब होता है? जब हम उसके लिए कोई प्रॉपर टेक्निक या प्रॉपर प्रोसेस यूज नहीं करते जिससे वो प्रॉपरली मेंटेन की जा सके। यानी लॉन्ग टाइम तक हम यूज करे जा रहे हैं बट हम उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपली है, अगर हमारे पास कोई भी सामान हो, लाइक आप कार खरीद लाओ, उसको यूज कर रहे हो बट विदाउट मेंटेनिंग इट 2, 3, 4 साल चलने के बाद वो आपको परेशान करना शुरू कर देगी। तो हमेशा हमें हर चीज जो भी हम खरीदते हैं सबको मेंटेन करना पड़ता है। सेम वे अगर हम लैंड को भी मेंटेन ना करें तो अल्टीमेटली लॉन्ग टाइम में जाकर के उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी खत्म होने लगती है। इसी बेसिस पे हमारी डेफिनेशन बनती है विच इज कॉल्ड कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग appropriate measure to conserve and manage, without taking appropriate measure to conserve and manage, यानी उसको ना हम मैनेज कर रहे हैं, उसको ना हम प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, ना उसके कंजर्वेशन के कोई सोर्स निकाल रहे हैं जिससे वो फ्यूचर में भी हमारे लिए उतनी ही प्रोडक्टिव बनी रहे। रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। क्या बनेगा उससे? क्या हो जाएगा? लैंड डिग्रेड हो जाएगी। लाइक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाई थी कल्चर फेलो लैंड और जो हमारी बैरन लैंड थी, जो अनयूज लैंड है, उनकी क्या हालत हो गई है। क्यों हो गई ऐसे? क्योंकि हम उनको सिर्फ यूज कर रहे हैं और उस पर जैसे ही कुछ इनपुट लगाने की बारी आई हमने उसको यूज करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो लैंड कैसी होगी? डिग्रेड हो गई। So before we go for the further discussion, just subscribe my channel, those who are new on my channel, so that you can get the time to time notification. Okay, so now we are moving to the next reason. What are the reason behind land degradation? Land degradation के क्या reasons हैं? तो ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है, लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, उसका कल्टीवेशन एरिया कम होता जा रहा है? These are the following reason. इनको लिखना भी है आपको साथ साथ, so that you can understand. फर्स्ट पॉइंट, माइनिंग साइट्स। माइनिंग मीन्स जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं, जहाँ पे बड़े बड़े खान होते हैं जिसमें हम खोद के क्या निकालते हैं? वी ऑल नो क्या निकालते हैं? मिनरल्स सॉलिड फॉर्म में जो निकलते हैं उसको हम यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ आवर डेली यूजेस। कई सारे प्रोडक्ट हैं जो हमें किससे मिलते हैं? माइनिंग से। तो माइनिंग करके, लाइक कोल कहाँ से आता है? माइनिंग से। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हमें माइनिंग से मिलते हैं, स्पेशली ये कहाँ पर बने हुए माइनिंग एरियाज? उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे एरियाज जो माइनिंग के लिए फेमस है, कोल प्रोडक्शन के लिए भी फेमस हैं, इन सारे एरियाज में माइनिंग काम को करने के लिए हमें डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन यू ऑल नो, फेलिंग डाउन दी ट्रीज। तो ट्रीज को हटा करके जमीन के अंदर, क्रस्ट के अंदर जाकर, क्रस्ट को खोद करके, यानी अर्थ को पूरा खोद करके, जमीन को खोद के अंदर जाकर के, नीचे जाकर के जो माइनिंग एक्टिविटीज होती है उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पेड़ों को काटना पड़ेगा। और पेड़ कटेंगे तो लैंड की जो नेचुरल फर्टिलिटी जो पेड़ मेंटेन करते हैं, ट्रीज मेंटेन करते हैं, वो डेफिनेटली डिस्ट्रॉय होगी। तो माइनिंग एक्टिविटी इज ऑल्सो अनदर रीजन, स्पेशली इन उड़ीसा, झारखंड, एमपी एंड छत्तीसगढ़। सेकेंड, सो ओवरग्रेजिंग वी ऑल नो, जब हम एनिमल्स को अलाउ करते हैं ग्रास फील्ड में जाकर के उसको खाने के लिए, यानी फूडर जो होता है, जो एनिमल्स के लिए जरूरी होता है, ग्रास लैंड पे जाकर के जब तक वो उसको खाते हैं, जब तक वो जो ग्रास है वो बिल्कुल जमीन के अंदर ना चला जाए। इससे क्या होता है कि वो सॉइल से दब जाते हैं, फिर ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। तो उन ओवरग्रेजिंग होने की वजह से कई स्टेट्स में ओवरग्रेजिंग बहुत ज्यादा होती है। लाइक ग्रेजिंग जरूरी है बट ओवर ग्रेजिंग जरूरी नहीं है। जितनी जरूरत है हम एनिमल्स को उतना ही अलाउड करें फूड को, अपने फूडर को यूज करने के लिए। बट कुछ स्टेट है लाइक गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, इन स्टेट में ओवर ग्रेजिंग बहुत ज्यादा होती है। एनिमल्स को बहुत ज्यादा अलाउ कर देते हैं इन एरियाज में फूडर, अपनी फूडर सप्लाई को कंज्यूम करने के लिए इन फील्ड पर पूरी तरह से छोड़ देते हैं, जिससे वो फील्ड का पूरा ग्रास खत्म कर देते हैं खा करके। तो इस तरह से लैंड की जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इज ओवर इरिगेशन एंड वाटर लॉगिंग।
ओवर इरिगेशन ऑफ वाटर को लॉक कर देना फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एंड वी आर नोइंग कि सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कहाँ होती है, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। तो इन एरियाज में, क्योंकि ये एरियाज कैसे हैं, प्लेन रीजन्स हैं, यहाँ पर नेचुरल फैसिलिटी ज्यादा है, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ लैंड भी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज्यादा है। तो इन एरियाज में प्रोडक्शन को और बढ़ाने के पर्पज से इरिगेशन को सपोर्ट करने के लिए वाटर लॉगिंग की जाती है। इसलिए यहाँ टर्म चल रहा है ओवर इरिगेशन। कभी कभी जानबूझ के ज्यादा इरिगेट कर देते हैं, पानी की सप्लाई ज्यादा हो जाती है कई प्रोडक्ट्स में, कई क्रॉप्स के प्रोडक्शन में, जिससे वाटर लॉगिंग भी हो जाती है कई बार। तो इससे क्या होता है, ये इंक्रीज करती है सैलिनिटी। सैलिनिटी मीन्स एसिडिटी ज्यादा कर देती है, यानी नमक का एलिमेंट ज्यादा क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत खारी हो जाती है। खारापन आने की वजह से क्रॉप भी खराब हो जाती है, साथ के साथ लैंड की फर्टिलिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी लैंड ज्यादा दिन तक प्रोडक्टिव नहीं रह पाती क्योंकि उसमें खारापन आ जाता है। राइट कौन कौन से स्टेट आते हैं इसमें, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मिनरल प्रोसेसिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, कैल्साइट एंड सोपस्टोन्स फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री। अब देखो, मिनरल प्रोसेसिंग ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को प्रोड्यूस करने के किसके लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। सीमेंट इंडस्ट्री के लाइमस्टोन की जो प्रोसेसिंग होती है, मिनरल प्रोसेसिंग, उसमें बहुत ज्यादा लैंड डिग्रेड होती है, डस्ट रिलीज होती है, और वो डस्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट भी डैमेज होता है। साथ साथ ये डस्ट वाटर में अगर चली जाती है तो वाटर को भी खराब कर देती है, जिससे वो वाटर पीने लायक भी नहीं रहता और लोगों के काम भी नहीं आता। तो इस वजह से इस तरह के प्रोसेस यूज करने से लाइमस्टोन का प्रोसेस जो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए हो रहा है, कैल्साइट और सोप स्टोन्स का फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री की हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, डस्ट को एटमॉस्फेयर में बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से लैंड की भी कैपेसिटी कम हो रही है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, ये डस्ट जब एटमॉस्फेयर में मिलती है और जब वो नीचे गिरती है, लैंड पर एक लेयर क्रिएट कर देती है, और लेयर क्रिएट होने की वजह से, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, आपको पता है लाइम सीमेंट अगर लैंड पे एक बार जम जाए तो वो अपने नीचे पानी नहीं जाने देता। आपको पता है ना, रोड जब बन जाती तो रोड के दोनों तरफ पानी भर जाता है, लेकिन हमेशा सीमेंट मेड रोड पर पानी नहीं भरता। क्यों नहीं भरता, क्योंकि सीमेंट ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इजीली उसको लेयर को इतना स्ट्रांगली सपोर्ट कर देती है कि पानी उसके नीचे जा ही नहीं सकता। इसकी वजह से ग्राउंड वाटर कम हो जाता है और लैंड की प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी कम हो जाती है। Now the last topic in this category, the reason behind land degradation is industrial effluents or as waste. इंडस्ट्रीज जो हमारी सेटअप है मॉडर्नाइजेशन के फॉर्म में, वो इंडस्ट्रीज इतना वेस्ट रिलीज करती हैं, वो सारा वेस्ट कहाँ जाता है, पानी में, या तो पानी में चला जाता है वाटर में, या फिर लैंड पर, और उससे क्या होता है, लैंड की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री एफ्लुएंट्स फुल ऑफ केमिकल होता है, और वो केमिकल जब लैंड में मिक्स हो जाएगा तो लैंड की सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको खत्म कर देता है। इस वजह से लैंड कई बार डिग्रेड हो जाती है। इसलिए कई बार हमेशा कहा जाता है कि एग्रीकल्चर एरिया के आसपास इंडस्ट्री सेटअप नहीं की जाती। एक तो उससे स्मोक रिलीज होती है, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्रॉप प्रोडक्शन में, और जिस तरह से वेस्टेज रिलीज करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो सारे वेस्टेज या तो वाटर में जाते हैं या लैंड में जाते हैं, और दोनों ही जगह वो उनको कंटेमिनेट कर देते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो वो ना पानी पीने लायक बचता है, ना लैंड कल्टीवेशन या अदर यूज के लिए बच पाती है। तो इस तरह से लैंड डिग्रेड हो जाती है। क्या क्या रीजंस आ गए हमने समझ लिया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। माइनिंग साइट जो इन एरियाज में है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ओवरग्रेजिंग, एनिमल्स ज्यादा बहुत ज्यादा फूडर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत ज्यादा चारा खा रहे हैं, जिसकी वजह से जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी ग्रासलैंड्स है वो खत्म हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। तीसरा, ओवर इरिगेशन और वाटर लॉगिंग, ज्यादा पानी भी लैंड में होने की वजह से लैंड उसकी सैलिनिटी आ जाती है, यानी खारापन आ जाता है, खारापन से लैंड की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, वो क्रॉप्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाती है। मिनरल प्रोसेसिंग लाइमस्टोन के प्रोडक्शन में सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए, और कैल्साइट और सोपस्टोन जो सिरेमिक इंडस्ट्रीज के लिए होती हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में डस्ट क्रिएट कर रहे हैं, और नहीं तो डस्ट क्रिएट होकर के वो नीचे जब गिरती है जमीन पे, लैंड की लेयर पे जम जाती है, और वो वाटर को अंदर नीचे लैंड के अंदर नहीं जाने देती है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम भी इंक्रीज हो रही है। लास्ट इज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। सो दीज आर दी रीजन। अब जो रीजन है वही सोल्यूशन होते हैं, वी ऑल नो। सो वी आर मूविंग टू सजेशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है, लैंड डिग्रेडेशन। किसकी वजह से आई, इन वजह से आई। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है, तो सबसे पहला सोल्यूशन, कॉन्टोर प्लोइंग।
काउंटर प्लोइंग हमें करना है। इसका मतलब क्या है, प्लोइंग विथ काउंटर, काउंटर लाइन कैन चेक द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। यानी कि हमें क्या बनाना है, खेत। इसमें आपको सिंपली यहां समझाऊं, सपोज ये खेत है, ठीक है ना, तो इसके चारों तरफ हमें प्लोइंग करनी है, इसके चारों तरफ हमें खेती करनी है, जिससे क्या होगा, जो वाटर फ्लो हो रहा है ना वो यहाँ लॉक हो जाएगा और वो बाहर नहीं जाएगा, और बाहर नहीं जाएगा तो वाटर अपने साथ लैंड की जो सॉइल है उसको बाहर भी नहीं ले जा पाएगा। तो लैंड की जो फर्टाइल सॉइल होती है, जो एक्चुअली क्रॉप और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, उसको बचाने के लिए काउंटर प्लोइंग होनी चाहिए। काउंटर प्लोइंग क्या करेगी, फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल कर देगी, डाउन दी स्लोप जाने से रोक देगी। यानी इस स्लोप के जो लैंड का आउटर स्लोप है उसके बाहर जाने से रोक देगी, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी, सॉइल इरोजन नहीं होगा। राइट, नेक्स्ट इज टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन तो टेरेस फार्मिंग कैसे होती है, इस तरह से हम टेरेस, जैसे सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियां जैसी फार्मिंग कहाँ दिखती है, हमने चाय के बागानों में ज्यादा देखते हैं हम, कहाँ पर होती है, ईस्टर्न एरियाज में। तो वो क्यों बनाए जाते हैं, जैसे बारिश होती है ना तो फ्लो ऑफ वाटर आएगा, तो जैसे पानी यहाँ से गिरा तो यहाँ से अगर सॉइल एरोज हुई तो यहाँ पे आके काउंटर हो जाएगी, रुक जाएगी, फिर इसके आगे गए तो यहाँ आके रुक जाएगी। इस तरह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिमेन बनी रहती है, यानी कि पानी के बहाव के साथ सॉइल एरोज नहीं होती है, लैंड की फर्टिलिटी बनी रहेगी, डिग्रेड नहीं होगी लैंड। क्योंकि जैसे जैसे सॉइल एरोज होती जाएगी, आगे आगे गिरती जाएगी पानी के बहाव के साथ में, तो डेफिनेटली जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी होती है, मिनरल्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होती है, वी ऑल नो द पोटेशियम एंड ऑल, नाइट्रोजन भी हम सबको जरूरत पड़ती है, फॉर व्हाट रीजन, लैंड में होना क्यों जरूरी है इनका, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो सके। तो ये सारे एलिमेंट किस में होते हैं, सॉइल में होते हैं, तो इनको बचाने के लिए टेरेस फार्मिंग जरूरी है। Talking about strip farming, the next step which can solve the problem of land degradation is strip farming. Strip farming क्या होती है, लाइक आपकी जो लैंड है इसमें हम स्ट्रिप बना देते हैं, तो स्ट्रिप बनाने से क्या होगा, इन स्ट्रिप पे हम ग्रासेस को उगाएंगे। इससे ग्रास उगाने से क्या होता है कि यहाँ पे जो वाटर है ना वो यहाँ पे लॉक हो जाएगा, यानी फ्लो नहीं होगा, और फ्लो के साथ में सॉइल का जो पोटेशियम नाइट्रोजन है वो भी फ्लो नहीं होगा, यानी सॉइल इरोजन बच सकता है। इसलिए हमें कैसी फार्मिंग करनी चाहिए, स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग से हम बारिश की वजह से जो पानी के साथ हमारी सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है या लैंड की फर्टिलिटी चली जाती है, बह जाती है, उसको हम रोक सकते हैं। सिस्टम मैंने बता दिया, इस तरह से स्ट्रिप बना लें और उसमें हम बीच बीच में घासें उगा दें, और यहाँ पे बचे हुए एरिया में हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स कर सकते हैं, जिससे पानी भी इनके लिए बचा रहेगा और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी रिमेन सेफ रहेगी। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस, अफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग मोर ट्री, जिसके लिए हम हमेशा कहते हैं, और अब तो कैंपिंग भी चल रही है कि अपनी बर्थडे पर एटलीस्ट आप एक ट्री प्लांट करें, जिससे आपको पता रहे कि जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं वो ट्री आपके साथ भी बढ़ रहा है, जिससे हम नेचर को भी बचा सके। तो प्लांट मोर ट्री, जितना पॉसिबल हो उतना ज्यादा ट्री प्लांटेशन करें, जिसकी वजह से हम बाढ़ को रोक सकते हैं, फ्लड को रोक सकते हैं, और सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी को भी बचा सकते हैं, लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। सेकेंड, कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा ग्रेजिंग अलाउ ना करें। एनिमल्स को एकदम से शेफर्ड जो होते हैं, जो उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं ग्रास लैंड पर, और वो कहीं भी घुस के कहीं भी जाकर के पूरा ग्रास खत्म करके आ जाते हैं, जबकि ये कंपलसरी होता है, ग्रेजिंग जरूरी होती है। इवन कई फॉरेस्ट एरियाज में अलाउ किया जाता है कि वो एनिमल्स को लेकर आए और ग्रेजिंग कराएं, ताकि वो जो एक्स्ट्रा ग्रासेस आई हैं वो चली जाए फूडर के फॉर्म में विद एनिमल्स। लेकिन ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा अगर फूडर के फॉर्म में अगर ये ग्रासेस चली जाती हैं तो वो लैंड के अंदर घुस जाती हैं और फिर एक शीट क्रिएट हो जाती है लैंड के ऊपर, जिससे वो प्रोडक्शन वापस नहीं हो पाता, ग्रासेस वापस नहीं हो पाती और लैंड बैरन हो जाती है। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड जो हमारे पास पड़ी हुई है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाई थी, उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, जिससे उस वेस्ट लैंड पे भी हम कुछ फर्टिलिटीज को लगा के, फर्टिलाइजर्स को लगा करके कुछ प्रोडक्टिव कैपेसिटी को उसकी बढ़ाई जा सके। यानी इस तरह का कोई मैनेजमेंट होना चाहिए, कोई प्रोसेस होना चाहिए, कोई टेक्निक होनी चाहिए, जिससे हम वेस्ट लैंड को भी कल्टीएबल लैंड में कन्वर्ट कर सकें, प्रोडक्टिव लैंड में कन्वर्ट कर सकें। नेक्स्ट इज प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पे, लास्ट रीजन क्या था, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, जो हम कहीं भी छोड़ देते हैं, लैंड में चली जाती है, वाटर में चली जाती है, और दोनों को कंटेमिनेट कर देती है, उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी और वाटर को पीने लायक नहीं छोड़ते। तो लैंड जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो वेस्टेज निकाल रहा है अपने एरिया से, अपने प्लांट से,
उसका एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए उनको डिस्चार्ज करने का और डिस्पोजल करने का, या उनका कोई रिसाइकेबल होना चाहिए, वो प्रोडक्ट रिसाइकिल हो सकते हैं। तो इस तरह की डिस्चार्ज और इस तरह की डिस्पोजल का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर वे होना चाहिए, जिससे इन चीजों को, जो वेस्टेज आ रहा है, जो डिस्चार्ज आ रहा है, जो डिस्पोजल होके आ रहा है बाहर, उनका रिसाइकिल कर सके, और रिसाइकलिंग के थ्रू हम एनवायरमेंट को भी सेव कर सकते हैं। सो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर वे ऑफ डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। जो भी बेकार निकल रहा है उसको प्रॉपरली यूज करना, उसको प्रॉपरली चैनलाइज करना, जिससे वो लैंड की और वाटर की कैपेसिटी को खराब ना करे, उनको यूजेबल ही बना रहने दे, लैंड की फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय ना हो, वाटर कंटेमिनेट ना हो, वो पीने लायक बना रहे और वो प्रोडक्शन के लायक बना रहे। इसके लिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो आज के लेसन में हमने क्या सीखा, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, क्या रीजंस हैं और किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं, किस तरह की प्लानिंग हमें करनी चाहिए, तीनों मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया। इससे रिलेटेड पिक्चर भी आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी, जिससे आप और बेटर इसको समझ लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप 10th क्लास को ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे से आगे फॉरवर्ड करेंगे। Right here. So that's all for today. This is all about today's session. In the next video, we will start with soil. Bye bye.